नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स दरअसल आपके क्लास 12 में पाए जाने वाले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे सवाल भी खूब बनते हैं और इससे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती हैं, बड़ी रोचक जानकारियां मिलती हैं भांग, धतूरे, चरस, अफीम वगैरह से संबंधित। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं ड्रग्स को। कहा यह जाता है कि धरती पर पाई जाने वाली जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनमें से अधिकतर ड्रग्स फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं, यानी वे पौधे जिन पे फूल लगते हैं। बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किन्हीं अनदर सोर्सेज से मिलती हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में तो लगभग जितनी ड्रग्स पाई जाती हैं उसमें से 99% ड्रग्स जो है आपकी फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं, उन पौधों से मिलती हैं जिन पर फूल लगते हैं। लेकिन एक ड्रग ऐसी है जिसका नाम है LSD, जो एक फंगस से मिलती है, क्लेविसेप्स परप्यूरा। उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो इतना समझिए कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। अगली बात करते हैं कि इस धरती पर पाए जाने वाली जितनी भी ड्रग्स होती है उसको मोटे मोटे तौर पर 4 बड़ी कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। पहली कैटेगरी आपकी होती है सेडेटिव ड्रग्स की। सेडेटिव ड्रग्स जिसको हम डिप्रेशन ड्रग्स कहते हैं या फिर हिप्नोटिक ड्रग्स या ट्रंकलाइजर ड्रग्स कहते हैं, 4 नाम होते हैं। दूसरी कैटेगरी को हम स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। वहीं जो तीसरी कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं कि ओपियोइड ड्रग्स या फिर नार्कोटिक ड्रग्स, और जो चौथी कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। तो जो आपकी सेडेटिव ड्रग्स होती हैं और जो आपकी स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं, पहली और दूसरी, इन दोनों का काम एक दूसरे से 100% अपोजिट होता है। क्योंकि जो पहली ड्रग्स होती है उसको कंज्यूम करने के बाद, उसको लेने के बाद जो व्यक्ति का शरीर होता है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, शांति आ जाती है शरीर में। लेकिन वहीं जो दूसरी वाली ड्रग्स है, स्टिमुलेंट ड्रग्स, ये बॉडी को बिल्कुल एक्टिव कर देती हैं, बिल्कुल अलर्ट कर देती हैं, शरीर को चुस्त कर देती हैं। तीसरे नंबर पर जो ओपियोइड या नार्कोटिक ड्रग्स होती है, ये नार्कोटिक ड्रग्स या ओपियोइड ड्रग्स दरअसल जो आपकी पहली कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होती है सेडेटिव ड्रग्स, उससे मैच करती है। ये भी शरीर को सुस्त करती हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी पेन किलर्स होती हैं, दर्द निवारक होती हैं। चौथे नंबर पर आपकी आती है हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। जो आपकी चौथी ड्रग हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती है, ये क्या करती है कि मतिभ्रम कॉज करती है। मतिभ्रम कॉज करने का मेरा मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे इस कैटेगरी में आते हैं भांग वगैरह, भांग, धतूरा और भी तमाम चीज़ें आती हैं, गांजा आ गया। तो जब आप होली वगैरह जैसे बड़े त्यौहार पर इसका सेवन करते हैं तो जब तक इसका इफ़ेक्ट रहता है बिल्कुल मतिभ्रम सा हो जाता है। व्यक्ति कुछ ऐसे परसेप्शंस कैरी करता है जो वास्तव में होते नहीं हैं। हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद, भांग, धतूरा, इन तमाम चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद व्यक्ति का असल जीवन से रिश्ता कट जाता है, वो एक ड्रीमी स्टेज में चला जाता है। इसलिए किताबें लिखती हैं कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स टेक्स द पर्सन इनटू ड्रीमी स्टेज, और वहाँ पर जब तक इसका इफेक्ट उस व्यक्ति के शरीर पर रहता है वो व्यक्ति कुछ ऐसे परसेप्शंस कैरी करता है जो वास्तव में होते ही नहीं है। व्यक्ति कहता है भागो भागो, पुलिस आ गई, बेड के नीचे छुप जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद, कुछ भी ऐसे परसेप्शंस कैरी करता है जब तक इसका इफेक्ट शरीर पर होता है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट कुछ घंटे बाद कम होता है, वैसे वैसे व्यक्ति नॉर्मलाइज होने लगता है, अपनी औकात पर आने लगता है। तो ये थोड़ी जानकारी रही आपको इन तमाम चारों कैटेगरी की ड्रग्स के। एक 4 वीडियो बनेंगे एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को कवर करते हुए। ये पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को कवर करता हूँ जिसका नाम है सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स जिसको डिप्रेशन ड्रग्स कहते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं या फिर ट्रंकलाइजर्स कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इनको प्रोड्यूस करवाती है, और जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इन तमाम तरह की ड्रग्स को बनाती हैं, क्योंकि इसका यूज है मेडिकल साइंस में, और जो डॉक्टरी लाइन की तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो विभाग होते हैं, साइकाइट्रियल विभाग हो गया और भी कुछ विभाग हैं जहाँ पर इनका खूब इस्तेमाल दिखता है। तो गवर्नमेंट तो इनका प्रोडक्शन करवाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से इनको बनवाती है यूज़ के लिए, लेकिन वहीं समाज के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं। मैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को कवर करता हूँ जिसका नाम है सेडेटिव ड्रग्स, डिप्रेशन ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स या फिर ट्रंकलाइजर्स। देखिए जब मैं अलग अलग किताबों को पढ़ता हूँ तो अलग अलग किताबों में इसके लिए ढेर सारी लाइनें लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी में भी एक आधी लाइन लिखी है। तो अब ये बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो हर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की कुछ लाइनों को याद करके जाए, और एग्ज़ाम में चूँकि इतना प्रेशर होता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है उसको वहाँ पर याद आए। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको एक लॉजिकल अप्रोच की तरह समझें। लॉजिकल अप्रोच इसकी ये है कि ये जो सेडेटिव ड्रग्स है या जो डिप्रेशन ड्रग्स है, आप इसको ये समझिए कि ये सुस्ती वाली ड्रग्स है, शरीर को बिल्कुल सुस्त कर देती है।
पहली लाइन जो सेडेटिव ड्रग्स के लिए किताबें लिखती हैं वो लिखती हैं कि इट रिड्यूसेस द ब्रेन एक्टिविटी, अलर्टनेस, एंजाइटी, टेंशन, बॉडी कॉन्शियसनेस, या फिर इसके साथ साथ लिखती हैं कि इट रिड्यूसेस द टेंशन, मीन्स ये दिमाग को शांत करने का काम करती है। जो एक्सेसिव थॉट्स चलते हैं, जो मन में बहुत अधिक विचार आते हैं, जो किसी व्यक्ति को बेचैन करते हैं, ये उन विचारों को शांत करती हैं, मस्तिष्क को शांत करने का काम करती हैं, मानव मस्तिष्क को। दूसरी लाइनें किताबें लिखती हैं कि दे प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कामनेस, मीन्स वही बात जो मैंने कही कि मस्तिष्क को शांत करती हैं। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस सी है कि जब किसी की ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसकी बॉडी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, शरीर भी बिल्कुल सुस्त सा हो जाएगा। तीसरी लाइन किताबें लिखती हैं कि इट इंड्यूसेस द स्लीप, ब्रेन बिल्कुल थक चुका है, शांत हो गया है, शरीर भी थका हुआ है, शांत हो गया है, तो ऐसे में व्यक्ति को नींद आनी शुरू होती है। तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी बीमारी में इस प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल आता है, मरीज को बहुत अधिक जमाई आती है, साथ ही साथ में उसको नींद आती है, पूरे दिन भर शरीर थका थका सा लगता है, वो व्यक्ति सोना चाहता है इस प्रकार की ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद। इस नाते मैंने कहा कि ये सुस्ती वाली ड्रग्स होती हैं। तो अब आपको चारों ऑप्शन में कुछ भी लिख के दे, जब आपको पता है कि ये सुस्ती वाली ड्रग्स हैं तो आप उससे कंपेयर करके सही ऑप्शन टिक लगा लेंगे। इसका एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, चूँकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, बातचीत एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही है, तो दो एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है बार्बिट्यूरेट्स, दूसरा है बेंजोडाइएजेपिन्स। ये दोनों दरअसल स्लीपिंग पिल्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी नींद की गोलियाँ। और किताबें इसको लिखती हैं कि दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस लाइक इंसोम्निया, यानी जिन लोगों को नींद की समस्या होती है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उन लोगों को डॉक्टर इन दवाइयों को लेने की राय देता है। अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोए हैं फिर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप करें हमें इंसोम्निया तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो डॉक्टरी लाइन होती है उस विभाग में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट साइकाइट्री का होता है, यानी जिसमें मानसिक चिकित्सक होते हैं, जिसको साइकाइट्रिस्ट कहते हैं। साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइकाइट्रिस्ट देखा गया है कि दवाइयाँ लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गया और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा हादसा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति का निधन हुआ है जिसकी वजह से हमें पिछले 10-15 दिनों से नींद नहीं आ रही है, मन शांति नहीं होता है, बहुत अधिक सोचता है, सोचते सोचते थक जाते हैं, हम खुद परेशान हो गए हैं, मन में इतने ज़्यादा विचार आते हैं, 24/7 माइंड में थॉट्स चलते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतने अधिक विचार आते हैं, नींद नहीं आ रही 10-15 दिनों से। तो इस हालत में जो डॉक्टर होता है ये दोनों दवाइयाँ लिखता है, जिसका नाम है बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइएजेपिन्स। इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद उस व्यक्ति को इंसोम्निया का जो पेशेंट है उसको नींद ना आने के लक्षण से छुटकारा मिलता है। ये दवाइयाँ आप खुद से ना खरीदें, बिना डॉक्टर की राय के इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, बेहतर होगा। अब एक और जानकारी जो इससे संबंधित है, एक बड़ा अच्छा इसका एप्लीकेशन है। यदि मैं जब इस ड्रग्स को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया तो उसी वक्त बोला कि इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम मैंने आपको बताया कि ट्रंकलाइजर्स है। अब ये जो ट्रंकलाइजर्स होता है ये दरअसल न्यूज़पेपर का शब्द है, न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा बोले जाने वाला शब्द है। यदि आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं या न्यूज़ वगैरह देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो ये जो ट्रंकलाइजर शब्द है या किसी को ट्रंकलाइज करना, ये अखबार में बोली जाने वाली भाषा का शब्द है, न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा बोले जाने वाला शब्द है। इसका सही मायने में मतलब क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आप कभी अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लिखा हुआ पाएंगे कि फला जगह पर फला जंगली जानवर को ट्रंकलाइज किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या है, दरअसल होता क्या है, आप इसको एक उदाहरण के जरिए समझिए। एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, वो दरअसल कुछ घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है, उस दुधवा टाइगर रिजर्व्स में या उस घने जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे टाइगर, बाघ या फिर तेंदुए वगैरह उस सीमा को लांघ करके ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं, उन बस्तियों में चले जाते हैं जहाँ इंसान रहते हैं। तो आमतौर पर देखा ये गया है कि ये उन ग्रामीण जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभार सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में ये कुछ किसानों को या उनके जानवरों को अपने मुंह का निवाला भी बना लेते हैं। इस नाते इस टाइम पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है कि वो इसको पकड़ करके ट्रंकलाइज करके वापस लेके जाते हैं। इस दौरान होता क्या है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम बुलाई जाती है, या जो मैं कह सकता हूँ कि एक पार्क प्रशासन नाम की भी चीज़ होती है,
तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग और पार्क प्रशासन वाले जब आते हैं तो इनके हाथ में एक गन होती है जिसका नाम होता है कि ट्रंकलाइजर्स गन जिसको कहते हैं। डेनमार्क से ये गन मंगवाई जाती है। आमतौर पर किसी गन को रखने के लिए या किसी असलहे को रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ट्रंकलाइजर्स गन्स को रखने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि PCCF नाम का एक व्यवस्था होती है जिससे इन्हें अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब वो इन्हें परमिट कर देती है तो फिर वो इस ट्रंकलाइजर गन्स में ट्रंकलाइजर लिक्विड होते हैं। ये लिक्विड इसी ड्रग्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो शरीर को और दिमाग को सुस्त करते हैं। और इन गन्स की खासियत होती है कि ये 50 से 60 मीटर की दूरी पर ठीक निशाना बनाती हैं। और जैसे ही ये ट्रंकलाइजर्स की जो लिक्विड्स होते हैं इन्हें जब उस ट्रंकलाइजर नाम की गन से शूट किया जाता है तो जब ये जानवर के अंदर जाते हैं तो उसकी ब्रेन को बिल्कुल शांत कर देते हैं, उसकी बॉडी एक्टिविटी को घटा देते हैं, कॉन्शियसनेस को घटा देते हैं, अलर्टनेस को कम कर देते हैं। थोड़ा बहुत देर तो वो जानवर भागता है इधर उधर, फिर उसके बाद बिल्कुल शांत होकर के किसी कोने में गिर जाता है और तकरीबन 30-40 मिनट के लिए वो बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहता है। और ये बड़ा अच्छा समय होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के लिए, पार्क प्रशासन के लिए कि वो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएं और फिर उसको ले जाकर के उसी जंगल में उसी रिजर्व में छोड़ें। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे जो डेली टू डेली लाइफ पे होते हैं। हालांकि NCERT इन चीज़ों को नहीं बताता है, लेकिन अगर कभी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस बने तो वो इन्हीं एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके बनाएंगे कि इनका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल होता है। तो अब आपके पास कम से कम इन ड्रग्स का जब आप NCERT में पढ़ेंगे तो ये एक एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि NCERT पे आप डायरेक्ट मत कूद करके पढ़ने जाइएगा, वरना आप समय अपना बर्बाद कर देंगे। पहले इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर रिवीजन के तौर पे आप जाके NCERT एक बार पलट के देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो लैंग्वेज से कोई समझा रहा हो ठीक उसी लैंग्वेज में NCERT न लिखता हो। तो इस नाते NCERT को एक बार रिवाइज करने के लिए देख लीजिएगा, लेकिन पहले इसको लेक्चर्स के थ्रू समझ लीजिए, फिर NCERT पे जाइएगा तो आपको समय भी बचेगा और चीज़ें अधिक समझ में आएंगी। अब जब आप इस ड्रग्स को NCERT में पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अगले लेक्चर में हम अगली कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को कवर करेंगे। स्टिमुलेंट ड्रग्स हो सकती है या फिर ओपियोइड कैटेगरी से बिलोंग करने वाली नार्कोटिक ड्रग्स हो सकती है, कोई एक ड्रग्स हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।